अ, नमस्ते। आप सभी सदस्यों का स्वागत है। मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप अपना माइक और वीडियो वेबिनार के दौरान बंद रखें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो 7 बज चुके हैं तो हम हमारा वेबिनार शुरू करते हैं। प्लीज़ अपना माइक म्यूट पे रख दीजिए। थैंक यू। तो एक और बार आप सबका स्वागत है। आज हम हमारा वेबिनार अभी शुरू करेंगे। तो कृपया करके अपना वीडियो और माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अवसर पर एनविस रिसोर्स पार्टनर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज ओडिशा के तरफ से ये वेबिनार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के किलों के बारे में ये वेबिनार दिया जाएगा। तो अब मैं आप सबके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूंगी। तो EBSB जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, ये भारत में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच एक सतत और संचारित जुड़ाव के विचार पर आधारित है। तो यह जो विचार है वो राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया 31 अक्टूबर 2015 के इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और संघीय राज्यों क्षेत्रों की जोड़ पर यह विचार करता है। तो क्योंकि इस वर्ष महाराष्ट्र को ओडिशा के साथ जोड़ा गया है, तो इन दोनों राज्यों के एनविस केंद्र इस आयोजन के उत्साह में योगदान देंगे। तो पर्यावरण सूचना केंद्र मतलब ही एनविस समेकन एवं प्रसार जानकारी और संबंधित वातावरण पर विभिन्न ज्ञान उत्पादों, विषयगत क्षेत्र और एनविस केंद्रों के माध्यम से हितधारकों को राज्य सरकारों के पर्यावरण व वन विभाग केंद्र प्रदेशों में होस्ट कर रहे हैं। तो सबके बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एनविस शुरू की गई है। और ये संस्थान के प्रकार जो EBSB है कार्यक्रम, वो ऐसे काम किया जाता है। तो अभी मैं हमारे BNHS एनविस के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं मिस्टर नंदकिशोर दुधे, इनको BNHS एनविस के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू गार्गी। आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में बताया। नमस्ते जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं, मैं BNHS एनविस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। एनविस रिसोर्स पार्टनर ऑन एवियन इकोलॉजी, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये जो भारत की सबसे पुरानी संस्था है, इस संस्थान में सन 1996 में इसकी स्थापना की गई एनविस सेंटर की। ये जो एनविस सेंटर है, इसको सपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जब से इसकी स्थापना हुई है, तब से ही जो एनविस का जो मेन फोकस है, मेन जो प्रोग्राम है कि एवियन इकोलॉजी यानी बर्ड से रिलेटेड, पंछियों से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। जैसे कि रेफरेंसेस है, साथ ही साथ बर्ड से रिलेटेड जो आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, उसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी जो रहती है, वो सभी हम इकट्ठा करते हैं। और जिसको इस जानकारी की जरूरत होती है, वो हम उन्हें भेजते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो इसके साथ ही जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि ब्यूसेरोस है, ब्यूसेरोस एक न्यूज़लेटर है। ये ऐसा न्यूज़लेटर है जिसमें हम एनविस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हम साल भर करते हैं, वो एक्टिविटी हम ब्यूसेरोस न्यूज़लेटर थ्रू जितने भी
एनविस के मेंबर्स है, जो सदस्य है, उनको हम विसरोस न्यूज़लेटर थ्रू उनके पास यह जानकारी हम भेजते हैं। इन विसरोस न्यूज़लेटर में जो आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं उसमें मैक्सिमम आर्टिकल्स बर्ड से रिलेटेड होते हैं, यानी हम एवियन इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर, संशोधक या बर्ड वॉचर जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो हम आर्टिकल्स इस विसरोस में पब्लिश करते हैं। साथ ही साथ हमारी एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट का नाम है www.bnhs.nic.in। ये आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, नीचे URL दिया गया है। तो इस वेबसाइट पे जितनी भी हमारी एक्टिविटी है, हमने उस वेबसाइट पे अपलोड की है, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम BNHS एनविस ने शुरू किया है। इट मींस एनविस ने पूरे इंडिया में लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मेन जो एम है कि जो अनस्किल्ड पीपल है उनको रिलेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे अभी BNHS एनविस बर्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम जो भी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं उसमें बर्ड से रिलेटेड जिनको और नॉलेज की जरूरत है, जिनको फ्यूचर में करियर बनाना है, वो इस ग्रीन स्किल डेवलपमेंट थ्रू हम उन्हें ट्रेन करते हैं, और उसके बाद उन्हें इस फील्ड में जॉब जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है उनकी इंफॉर्मेशन हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 डेज 30 डेज का ये प्रोग्राम है। इसकी इंफॉर्मेशन, इनकी जानकारी भी आपको BNHS एनविस की वेबसाइट पे आप प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू गार्गी, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो अब मैं नेक्स्ट जो हमारे CES एनविस के प्रोग्राम ऑफिसर मिस्टर प्रवत दास जी हैं, उनको CES के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यस सर। Thank you, Gargi. Am I audible? Okay, thank you. So it is a great opportunity that the Bombay Natural History Society and Center for Environmental Studies jointly organizing this webinar. And I don't know, actually, Maharashtra and Odisha people are only the participant here, or other participants from other states are there. I don't know. But this is a forum, very excellent forum, कि हम लोग जो ईस्ट एंड वेस्ट, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये दोनों मिलके ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के काम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसमें से एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उड़ीसा का जो पार्टिसिपेंट्स है, उड़ीसा का जो हम लोग बहुत सारे कैटेगरीज के हैं, स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो या अदर प्रोफेशन का हो, ये दोनों वेस्ट के बारे में जानेंगे और वो लोग भी ईस्ट के बारे में जानेंगे। ये वंडरफुल जॉइंट इवेंट है। और आप लोगों को पता होगा कि पहले से हम लोग इस तरह का कुछ प्रोग्राम किए हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। सो बेसिकली वी आर डूइंग दिस activities under this program of Ek Bharat Shreshtha Bharat. But our nature of job is different. जैसे कि पहले नंद किशोर जी बताए थे कि उनका जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री जो काम कर रहे हैं कि बर्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरह का उनको कुछ एनविस एक्ट है स्कीम, जो एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ऑल ओवर कंट्री में बहुत सारे एनविस सेंटर होके ये सब काम कर रहे हैं। तो उनका बेसिकली काम होता है कि वो अपना स्टेट का एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और जो यूजर्स हैं, जो भी हो, पब्लिक हो, जो भी हो, डिफरेंट कैटेगरीज का, उनके लिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उनको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें से हम लोगों का सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज
हम लोगों का काम है, हम लोगों का उड़ीसा का एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना, उसको कंपाइल करना, उसको डिफरेंट वे में ये इंफॉर्मेशन को शेयर करना। और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे डाटाबेस क्रिएट किए हैं। आप उड़ीसा एनवी सेंटर को जब, या सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज का वेबसाइट जाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आप ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन वही वेबसाइट में होता है। और ये सब पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। Beside that, we are also doing other activities like ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो नंदकिशोर जी बोल रहे थे कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, वो प्रोग्राम भी यहाँ उड़ीसा में होता है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज ऑलरेडी कंडक्टेड 6 सर्टिफिकेट कोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट आके यहाँ ट्रेन होके बहुत अच्छे अच्छे जगह पर वो प्लेसमेंट हुए हैं। Beside that, we are compiling some publication material like leaflets हो या क्वार्टरली न्यूज़लेटर हो, डिफरेंट एनवायरमेंटल इशू के ऊपर, एंड कुछ मोबाइल ऐप भी बनाते हैं। और बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज जैसे अवेयरनेस एक्टिविटीज हुआ, उसमें से जैसे कि आप जानते हैं कि क्विज कंपटीशन हो रहा है, वेबिनार्स हो रहा है, कुछ पोस्टर कंपटीशन भी हो रहा है, और कुछ आउटरीच एक्टिविटी जैसे फील्ड में जाकर हो रहा है। अभी कोविड के कारण कुछ हम लोग ऑनलाइन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप जान सकेंगे। आज जो टॉपिक जो है इसके बारे में शायद मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे भी इतना मालूम नहीं है महाराष्ट्र में क्या क्या फोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। आप मुझे भी बहुत सारे चीज ये इंफॉर्मेशन यहाँ भी मिल रहा है। तो आई होप कि जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स है, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो या अदर स्टेट का हो, आई थिंक दे विल एंजॉय and get useful information. And with this, and we are having some lot of program in coming days. हम लोग पूरा कैलेंडर बनाए हैं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सीईएस के अंदर, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र ज्वाइंटली जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनमें से जो बहुत सारे हम लोग कैलेंडर एक्टिविटीज बनाए हैं पूरा एक साल के लिए। तो टाइम टू टाइम वी विल शेयर यू द इवेंट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज का, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ होगा, टीचर्स के लिए कुछ होगा, अदर प्रोफेशन के लिए कुछ होगा। तो all you cooperate in these activities, and already I shared a lot of people about this program, but unfortunately only I am seeing here 64 participants are there here, but we expect more because sharing of information and आप इंफॉर्मेशन पाने के लिए जो फॉरम बनाया गया है उसको आप सपोर्ट कीजिए, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन आप शायद फ्यूचर में ना पाए। तो इसीलिए हम लोग ये कनेक्शन कर रहे हैं कि सारे, ये तो एक प्रोग्राम है जिसमें आप इंडिया के सारे के लोग यहाँ होते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सो आई विद दिस आई हैंड ओवर टू मैडम कि आप थोड़ा आगे ले जाइए इस प्रोग्राम को। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप जो भी क्वेश्चन आप जो स्पीकर बोलेंगे उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन डाउट होगा आप थोड़ा उसमें चैट बॉक्स में डालेंगे, हम लोग उसमें थोड़ा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो बैक टू गार्गी मैडम। थैंक यू सर। तो आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जयंत वड़तकर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो डॉक्टर जयंत ने पर्यावरण शास्त्र में एमएससी व पीएचडी की है। वे अमरावती डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन है और महाराष्ट्र पक्षी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने कई सारे पुस्तक के लेखक भी हैं वो। तो डॉक्टर जयंत वड़तकर ने 55 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और कई सारे बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रह चुके हैं।
और उत्कृष्ट सेवा गौरव, किर्लोस्कर वसुंधरा और सुश्री मित्र जैसे उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आज का ये जो वेबिनार है वो हम अभी शुरू करते हैं। तो मैं डॉक्टर जयंत वडतकर से निवेदन करती हूँ कि वो आज के वेबिनार को शुरू करें। थैंक यू सर। Thank you, Garge madam. Thank you, Nandakishore Dudhe, and thanks to Mr. Parvat Dadji from NV Center, Odisha. On the occasion of Ek Bharat Shrestha Bharat program, today NV Center, Bombay Natural History Society, and NV Center, Environment Department, Government of Odisha organized today's webinar, and I am very much thankful to organizer for giving me opportunity to interact with you on topic forts of Maharashtra. Myself Jayant Wadatkar, and I am working in the field of ornithology. But forts and monuments, ancient monuments is my topic of interest, so I am here. तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो किले हैं, वो किले के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा। आज के वेबिनार में महाराष्ट्र से और उड़ीसा से जो भी पार्टिसिपेंट है उनको मेरा नमस्कार। और मेरा टॉपिक जो है महाराष्ट्र के किले, ये मेरा इंटरेस्ट का पार्ट है। इंटरेस्ट मेरा ऐसा है कि फोर्ट्स में घूमना, फोर्ट्स को विजिट करना और उनका थोड़ा स्टडी करना। एक्चुअली आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरा हिस्ट्री या इतिहास सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट होने की वजह से मैं किलों के बारे में जानकारी रखता हूँ, थोड़ा स्टडी करता हूँ, उनको विजिट करता हूँ। मैंने महाराष्ट्र के बहुत सारे किलों को, आज पार्ट विदर्भ है जहां मैं रहता हूँ, विदर्भ में भी कुछ किले हैं और उनके बारे में मेरी अभी थोड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, किलों का स्टडी कर रहा हूँ और उस पर आगे मैं कुछ लिखने का मेरा प्लानिंग है। तो आज शुरू करते हैं। पहले महाराष्ट्र के जो किले हैं उनके बारे में मेरा प्रेजेंटेशन मैं पहले शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद अपन आगे जाएंगे। Nandakishore sir? Yes sir, it's visible now sir. Okay. तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो फोर्ट्स है वो और जो अपने देश में जो स्टेट्स है उससे एज कंपेयर टू अदर स्टेट महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फोर्ट्स है। यानी ऐसा है कि महाराष्ट्र में करीबन 400 to 500 किले है आज के डेट में। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में अपने हर जगह किले पाए जाते हैं, वर्ल्ड में भी कई जगह किले पाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो किलों की संख्या है तो बहुत ज्यादा होने की वजह से महाराष्ट्र के किलों के बारे में बहुत सारी लोगों को उत्सुकता होती है कि महाराष्ट्र में किले कितने हैं, कहाँ है, कैसे है, उनका हिस्ट्री क्या है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहूंगा। आपको पता है कि महाराष्ट्र एक सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल पार्ट में बसा हुआ एक स्टेट है और बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें करीबन 34 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और महाराष्ट्र के ये 34 डिस्ट्रिक्ट में करीबन 400 से ज्यादा फोर्ट्स है, जो छोटे बड़े, कुछ माउंटेन फोर्ट्स, कुछ सी फोर्ट्स, ऐसे अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में किले पाए जाते हैं। ये जो किताब का एक कवर यहाँ पे दिख रहा है, गढ़ किले महाराष्ट्राचे, बोले तो महाराष्ट्र के जो किले है उसके बारे में ये किताब है प्रमोद मांडे सर की, जो आज नई है। तो उन्होंने किलों पे बहुत काम किया है और उनके ये किताब में करीबन 391 किलों के बारे में जानकारी दी है। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट किले हैं, किले कहाँ है, किले क्यों यानी कंस्ट्रक्ट किए गए, कब किए गए, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। मेरे भी मन में आज भी है और मैं अभी कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ किले के बारे में,
लेकिन किले को विजिट करना, किले देखना, किले पर ट्रेकिंग करके जाना, ये मेरा हॉबी है, इसलिए कुछ किलों के बारे में मुझे पता है और आजकल मैं विदर्भ के किले के रिलेटेड कुछ स्टडी भी कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र का मैप है और इसमें 34 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देंगे और इसमें जो 1 to 32, 1 से 32 तक जो नंबर दिए हैं वो 32 डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने को किले देखने को मिलते हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक किला है। ये महाराष्ट्र की सिचुएशन है। सिर्फ महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्क में हिंगोली और वाशिम जो डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई किला नहीं है, लेकिन बाकी सब जो 32 डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई ना कोई किला जरूर है। और बहुत सारे जो किले हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज, आपको पता ही है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मराठा साम्राज्य था उसके दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कुछ किलों को कंस्ट्रक्ट किया है। उसके पहले भी कुछ किले थे, लेकिन ज्यादातर किले महाराष्ट्र में जो है वो वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री पर्वतरांग जिसे बोलते हैं, सह्याद्री माउंटेन, वहां पे पाए जाते हैं। और बाकी सारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किले हैं। दूसरी महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है वो सातपुड़ा पर्वत रांग है, यानी सातपुड़ा माउंटेन रेंज है। वो सातपुड़ा में भी कुछ किले पाए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से किले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट किले हैं वो आगे अपन देखेंगे। अब किले का जो इतिहास है, यानी किले कब कंस्ट्रक्ट करना शुरू हुआ, तो इतिहास ऐसा बताता है कि 2000 या 2200 साल पहले से किले का निर्माण शुरू हुआ। यानी वहाँ वो पीरियड में जो भी डायनेस्टी थी, जैसे सातवाहन डायनेस्टी में सबसे पहले किले महाराष्ट्र में बनाया है। उसके बाद कदम डायनेस्टी, चालुक्य, भोज, शिलाहार, ये जो साम्राज्य थे, वाकाटक, राष्ट्रकूट, यादव, बहामनी, फारूकी, उसके बाद मुगल जब इंडिया में आए तो मुगलों ने भी कुछ किले बनाए। महाराष्ट्र के एक पूर्व विभाग में गोंड राजा की सत्ता थी, तो गोंड राजा ने भी कुछ किले बनाए। उसके बाद मराठा साम्राज्य जिन्होंने स्थापित किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी अपने साम्राज्य में कुछ किले बनाए और उनके साम्राज्य में करीबन 300 से ज्यादा किले, जब शिवाजी महाराज का साम्राज्य था उनके पास 300 से ज्यादा किले थे। और उसके बाद निजामों ने किले बनाए और इंग्रज, पोर्तुगीज और डच, ये जो बाहर से लोग अपने यहाँ आए व्यापार के लिए, उन्होंने भी यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज से किले बनाए। अब ये जो किले बनाए तो इसका मेन पर्पज क्या होता है? मेन पर्पज तो ये है कि जो भी अपनी सत्ता है या भी साम्राज्य है उसका संरक्षण करना, ये किलों का मुख्य उद्देश्य था। किला मीन्स व्हाट इज मीन बाय फोर्ट, किला क्या होता है और किले क्यों बनाते हैं? मैंने पहले बताया है कि सिक्योरिटी के कारण, अपने साम्राज्य को संरक्षण देना, इसके कारण किलों का निर्माण किया गया है। और आज महाराष्ट्र में जो किले हैं, बहुत सारे किले यानी अच्छे स्थिति में है, लेकिन बहुत सारे किले कुछ अच्छे स्थिति में नहीं है, खंडहर के रूप में आपको दिखाई देते हैं। लेकिन उसका इतिहास जो है वो जाज्वल्य इतिहास अपने को देखने को मिलता है। तो किला मीन्स क्या, ये भी अपने को जानना जरूरी है। तो किला संरक्षण के लिए बनाया है और क्यों बनाया है, तो ऐसी जगह देख के बनाया है कि जहाँ से सब जो इलाका है वहाँ पे ध्यान दे सके और उसका संरक्षण कर सके। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री की जो माउंटेन रेंज है उसमें माउंटेन पे बहुत सारे किले हैं। उसके बाद कुछ फोर्ट्स जो है वो कुछ गांव में भी किले हैं, कुछ परकोट या लैंड फोर्ट जिसे बोलेंगे, गांव का संरक्षण करने के लिए वैसे भी कुछ किले बांधे हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र को जो समुद्र किनारा लग के है, जिसे अपन अरबी समुद्र बोलते हैं, तो अरबी समुद्र में समुद्र से आने वाले आक्रमण को रोकने के लिए या फिर उधर से आने वाले व्यापार पर नजर रखने के लिए भी समुद्र में भी कुछ किले महाराष्ट्र में मिलते हैं। अब किलों के जो टाइप्स है, कौन कौन से प्रकार के किले होते हैं? सबसे पहले तो गिरिदुर्ग, जो मराठी में शब्द है गिरिदुर्ग, या फिर माउंटेन फोर्ट अंग्रेजी में बोलेंगे अपन इंग्लिश में। डोंगरी किला यानी जो माउंटेन पे जो किला बांधा जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे मराठी में गिरिदुर्ग या डोंगरी किला ऐसा बोलते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप आता है जलदुर्ग, यानी जो समुद्र में जो बेट होते हैं
या आइलैंड होते हैं, उस पर जो किला बांधा जाता है उसे जलदुर्ग ऐसा कहते हैं। उसके बाद किलों का दूसरा और तीसरा टाइप आता है, वो बोले तो लैंड फोर्ट यानी भूईकोट या परकोट ऐसा मराठी में बोलते हैं। वो प्लेन लैंड पे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बांधे जाते हैं उसे लैंड फोर्ट या भूईकोट परकोट ऐसा बोलते हैं। उसके अलावा भी कुछ टाइप किलों के महाराष्ट्र में मिलते हैं, जैसा वन दुर्ग यानी फॉरेस्ट फोर्ट। जो फॉरेस्ट में फोर्ट है उसको फॉरेस्ट फोर्ट या मराठी में वन दुर्ग कहेंगे। या फिर कुछ महाराष्ट्र में ऐसे छोटे छोटे फोर्ट है जिसको गढ़ी बोलते हैं, जो मिट्टी की बांधी होती है या फिर ईटों से छोटा सा किला बांधा जाता है, उसे गढ़ी ऐसा बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप के फोर्ट्स महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अब गिरिदुर्ग जो मैंने बोला कि सबसे पहले जो माउंटेन पे या पर्वत के शिखरों पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसे जगह से दूर तक इलाके में नजर रख सकते हैं और अपने साम्राज्य का, अपने इलाके का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए गिरिदुर्ग का महत्व अनन्य साधारण था उस जमाने में। लेकिन आज जो ये है यानी उसका जो पतन हो रहा है, क्योंकि उसको मेंटेन करना आसान बात नहीं है, तो उसका पतन भी हो रहा है। कुछ किले ढह रहे हैं, उसकी दीवारें ढह रही है, उसको मेंटेन करना जरूरी है और वो डिफिकल्ट भी है। तो गिरिदुर्ग एक पहला इंपॉर्टेंट टाइप है फोर्ट का। उसके बाद जलदुर्ग यानी सी फोर्ट, जो समुद्र के आइलैंड पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस तरह के कई सारे किले महाराष्ट्र को लगते जो अरबी समुद्र है वहां पे जलदुर्ग यानी सी फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया है। उसमें कुछ फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने बांधे हैं। उसके बाद एखादे सिटी को या गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए जो किला बांधा जाता है उसे भूईकोट या परकोट यानी अंग्रेजी में उसको लैंड फोर्ट कह सकते हैं अपन। तो ये प्लेन लैंड पे एखादे सिटी के अराउंड वॉल और फोर्ट बांधा जाता है, उसे लैंड फोर्ट कह सकते हैं अपन। और एक टाइप जो मैंने बताया गढ़ी यानी मिट्टी के जो किले होते हैं उसे गढ़ी कहते हैं। तो ये भी लैंड फोर्ट टाइप में आते हैं। और ये पूरा किला और उसके बुरुज और उसके जो वॉल है वो पूरे मिट्टी के बांधे हुए होते हैं। और महाराष्ट्र में आज भी ऐसी कई सारी गढ़िया या लैंड फोर्ट मिट्टी के किले पाए जाते हैं, जो आज उनकी हालात इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज भी कुछ गढ़ी अपने को देखने को मिलती है। गढ़ी का दूसरा जो प्रकार है, टाइप है, वो ईटों से बांधी हुई छोटा किला यानी स्मॉल लैंड फोर्ट बोलेंगे। तो इसको भी ईटों से बांधी हुई ये गढ़ी बोलते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी गढ़ी मिलती है। अब किला देखना बोले तो किलों पर जो कंस्ट्रक्ट की हुई बिल्डिंग्स है वो अपन देखते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है ये थोड़ा सा अपन यहाँ देखेंगे। किले में एंटर करने के लिए जो मेन दरवाजा होता है उसे महादरवाजा बोलते हैं। ये साइड में आपको दिखेगा, ये महादरवाजा है। और ये विदर्भ में अमरावती जिले में जहाँ मैं रहता हूँ वो जिले में एक नरनाळा नाम का फोर्ट है, बहुत अच्छा फोर्ट है। उसका ये महादरवाजा है, महाकाली दरवाजा नाम का। उसके बाद प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट, जहाँ से आगे किले में एक मेन गेट और उसके बाद भी कई सारे गेट होते हैं, उसे प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार के अंदर जब जाएंगे तो उसमें बैठने के लिए थोड़ी जगह होती है, उसे नगार खाना कहते हैं। और किले की जो वॉल होती है उसको तटबंदी ऐसा कहते हैं। और कॉर्नर पे जो वॉच टावर जैसा राउंड शेप कंस्ट्रक्शन होता है उसे बुरुज कहते हैं, यानी बेस्टन, अंग्रेजी में उसको बेस्टन कहते हैं। तो तटबंदी, बुरुज और प्रवेश द्वार ये सब मिलके किला बनता है। और किले के अंदर और कई सारी इमारतें होती है, बिल्डिंग होती है अलग अलग पर्पज के लिए। महाराष्ट्र के मैप का एक जायजा लिया तो उसमें आपको पता चलता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स ये मैप में आपको दिखाई देंगे। इसमें सेंटर में एक दौलताबाद फोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फोर्ट है महाराष्ट्र का। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री की पर्वतरांग जिसे बोलते हैं, सूरत, मुंबई वहां से शुरू होके गोवा तक जो जाती है और आगे गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तक जो वेस्टर्न घाट बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में उसे सह्याद्री पर्वतरांग बोलते हैं। तो सह्याद्री में बहुत सारे
फोर्ट्स आपको दिखते हैं। उसमें प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट किला है, रायगढ़ है, सिंहगढ़ है। ये पुणे के आजू बाजू में जो किले हैं, ये 3 किले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समुद्र में जो सी फोर्ट है, उसमें मुरुड जंजीरा का किला, कुलाबा किला, ये सारे महाराष्ट्र के जो वेस्ट साइड है यानी अरबी समुद्र, वहां पे सी फोर्ट पाए जाते हैं। ये मैप में अगर देखेंगे कि सह्याद्री की जो पर्वतरांग है, जिसे वेस्टर्न घाट पूरे इंडिया में बोला जाता है, तो सूरत से लेके मुंबई आगे गोवा तक जो जाती है, करीबन 700-750 किलोमीटर जो लंबी है ये पर्वतरांग महाराष्ट्र में। तो वहां पे बहुत सारे किले आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ मार्किंग किया है, ये मैप में आपको दिखेंगे कि यहाँ बहुत सारे फोर्ट्स यहाँ पे इकट्ठा है महाराष्ट्र के। और अदर देन वेस्टर्न घाट, बाकी साइड में कम किले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के करीबन 32 डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई किला तो भी है। ऐसा महाराष्ट्र का सिचुएशन है किले के बारे में। महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट जो फोर्ट है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट फोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में जो फोर्ट थे, वो आज हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास उनसे जुड़ा है, इसलिए वो अभिमान की भी हमारे लिए बात है। तो रायगढ़ एक ऐसा इम्पोर्टेंट किला है। रायगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन महाड़, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। मेनी कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रायगढ़ बिल्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी किला पहले था लेकिन उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको और मजबूत किया। और शिवाजी महाराज के जो स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्ट थे हिरोजी इंदुलकर, इन्होंने ये किला बनाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज मेड इट यानी वो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी यानी किंगडम ये किला रहा है, इसलिए ये महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट किला कह सकते हैं। रायगढ़ ये किले का नाम है और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाड़ के बाजू में। उसके बाद महाराष्ट्र का और एक इम्पोर्टेंट किला है जो महाराष्ट्र में एक जाना माना हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर। वहां से नजदीक ये प्रतापगढ़ नाम का किला है। प्रतापगढ़ किला जो है ये माउंटेन फोर्ट है एंड लोकेटेड इन सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। The fort historically significance is due to Battle of Pratapgarh in 1659। 1659 में जो यहाँ पे बैटल हुई थी, इसके लिए ये किला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ फोर्ट वाज बिल्ट इन ईयर 1657। शिवाजी महाराज टैक्टफुली असासिन अफजल खान, जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज के साम्राज्य पे अटैक किया था, तब शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। ये हिस्ट्री है। तो ये प्रतापगढ़ पे ये सब हुआ था। तो ये प्रतापगढ़ दूसरा महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट फोर्ट है जो पुणे और महाबलेश्वर के नजदीक है। उसके बाद पुणे से नजदीक करीबन 35 किलोमीटर पे सिंहगढ़ नाम का फोर्ट है। उसका पहले जो नाम था वो कोंढाना किला था। उसके बाद आपने एक हिंदी मूवी तानाजी देखी होंगी, तानाजी में जो किला और जो युद्ध बताया है वो ये किले के रिलेटेड है। उसका नाम सिंहगढ़ है और पुणे से करीबन 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा किला है। आज भी वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ये फोर्ट देखने के लिए जाते हैं। महाराष्ट्र का और एक इम्पोर्टेंट फोर्ट जो है, जो पन्हाड़ा नाम से जाना जाता है, और पन्हाड़ा किला जो है वो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, कोल्हापुर से नजदीक किला है। उसके बाद महाराष्ट्र का और एक इम्पोर्टेंट फोर्ट जो बहुत पुराना किला भी बोल सकते हैं इसको, देवगिरी या दौलताबाद फोर्ट। द हिस्टोरिकल ट्रायंगुलर फोर्ट्रेस इन देवगिरी सिटी वाज इनिशियली बिल्ट अराउंड 12th सेंचुरी बाय फर्स्ट यादव किंग भिल्लन। जो यादव राजा थे उन्होंने 1887 में ये किला सबसे पहले बनवाया था। इट वाज कैपिटल ऑफ यादव डायनेस्टी, यादव साम्राज्य का ये राजधानी था, कैपिटल था। 1308 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र में स्वारी किया, तब देवगिरी पर स्वारी किया, देवगिरी पर हमला किया, तब ये किला उन्होंने जीत लिया। और उसके बाद तुगलक के पास ये किला गया और तुगलक ने अपनी कैपिटल ये किले पर शिफ्ट किया दिल्ली से। और उसके बाद देवगिरी किले का जो नाम रखा गया वो दौलताबाद
आज ये दौलताबाद या देवगिरी नाम से किला जाना जाता है। और महाराष्ट्र का जो एक बड़ा सिटी है औरंगाबाद, औरंगाबाद से नजदीक ये देवगिरी का किला है। और आज भी ये किला बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग किला है और देखने लायक किला है। महाराष्ट्र में जो माउंटेन फोर्ट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट अपने देखे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में कई सारे सी फोर्ट है, यानी जल दुर्ग है जो समुद्र में है। उसमें जंजीरा फोर्ट जो मुरुड़ के पास है, सिंधुदुर्ग फोर्ट जो मालवन, जो गोवा के पहले जो आता है कोकण का डिस्ट्रिक्ट, वो मालवन में सिंधुदुर्ग फोर्ट है। उसके बाद कुलाबा फोर्ट है अलीबाग में, पद्मदुर्ग है मुरुड़ जंजीरा के पास, कोरलई का किला है, खांदेरी उंदेरी ये जो किले है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सुवर्ण दुर्ग जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, विजय दुर्ग है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और अर्नाला फोर्ट ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। ये कई सारे जो किले हैं ये समुद्र में है, जिसके जलदुर्ग मराठी में कहा जाता है, सी फोर्ट उसको अपने अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो ये जो फोर्ट है ये समुद्र में जो आइलैंड होता है उस पर कंस्ट्रक्ट किया है। ये महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट जलदुर्ग है, जिसे जंजीरा किला या मुरुड़ जंजीरा किला नाम से जाना जाता है। द मोस्ट मैग्निफिकेंट सी फोर्ट इन महाराष्ट्र, ऐसा भी कहा जाता है मुरुड़ जंजीरा फोर्ट, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल ऑफ अरेबियन सी कोस्ट नियर द कोस्टल टाउन ऑफ मुरुड़। मुरुड़ के पास ये किला है समुद्र में। सी फोर्ट वाज बिल्ड इन 17th century बाय मलिक अंबर ने ये 1717वें शतक में बनवाया है। एंड इट वाज द ओनली फोर्ट ऑफ ऑन इंडिया वेस्टर्न कोस्ट टू हैव नेवर बीन कॉन्कर्ड और ऑक्युपाइड बाय ब्रिटिश और अदर रूलर्स। ये किले के बारे में ऐसा हिस्ट्री है कि ये किला मलिक अंबर ने 17वें शतक में जो बांधा है, उसके बाद ये किसी को जितना पॉसिबल नहीं हुआ, ऐसा ये अजिंक्य किला बोलेंगे। तो ये किला आज भी अच्छी स्थिति में है। बहुत सारे उसके बुरुज, परकोट और गेट, और वहाँ जाने के लिए अपने को बोट से जाना पड़ता है। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन कहा जाता है इस किले को। तो ये जंजीरा किले के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट किला है सिंधुदुर्ग किला। सिंधुदुर्ग आइलैंड फोर्ट वाज बिल्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज इन 17th century। 17वें शतक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला समुद्र के जो व्यापार होता है उस पर नजर रखने के लिए या फिर सिक्योरिटी के पर्पज से समुद्र में ये किला बनाया है। कंस्ट्रक्शन वाज सुपरवाइज्ड बाय हिरोजी इंदुलकर इन 1664। 1664 में हिरोजी इंदुलकर के देखरेख में ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू काउंटर द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन मर्चेंट लाइक इंग्लिश, डच, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। जो भी समुद्र के मार्ग से पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच ये लोग आते थे व्यापारी, उन पर वॉच रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक किला बनाया था। और सिद्धि जंजीरा जो किला है, इसके पहले मैंने बताया, वो जंजीरा किला का जो सिद्धि था उस पर कंट्रोल करने के लिए भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला बनवाया था। तो बहुत अच्छा किला है, बहुत मजबूत किला है, और इसको विजिट करने के लिए भी समुद्र से बाय बोट जाना पड़ता है। कुलाबा किला जो अलीबाग शहर है, मुंबई से नजदीक अलीबाग है, और अलीबाग से थोड़ा समुद्र में ये कुलाबा का किला है। एक आइलैंड पे ये किला कंस्ट्रक्ट किया गया है, और आज यहाँ पे अलीबाग ये एक टूरिस्ट प्लेस है। इसकी वजह से अलीबाग में आने वाला टूरिस्ट ये किले को विजिट करते हैं। मैं पहले मैंने बताया कि मैं अमरावती में यानी विदर्भ रीजन में रहता हूँ। महाराष्ट्र का एक ईस्टर्न पार्ट जो है वो विदर्भ रीजन है, और विदर्भ रीजन के किले जो है उसका मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने किलों को, महाराष्ट्र के बहुत सारे किलों को विजिट किया है, मैंने किले देखे हैं, लेकिन मेरा उतना स्टडी या जानकारी नहीं है मुझे बाकी किलों के बारे में। लेकिन विदर्भ के जो किले हैं उसके बारे में मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ, उस पर एक किताब लिखने का मेरा काम चल रहा है। इसलिए विदर्भ के किले के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपसे कुछ शेयर करूंगा। तो विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट है, और उसमें करीबन 11 डिस्ट्रिक्ट है, और 11 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक किला अपने को देखने को मिलता है। इसके पहले मैंने एक किताब लिखी थी सातपुड़ातील किल्ले, मीन्स फोर्ट्स इन सातपुड़ा। मैंने जैसा बताया है कि महाराष्ट्र में सह्याद्री की पर्वतरांग जो है, सह्याद्री माउंटेन, वो एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। उसके अलावा
सातपुड़ा जो है, सातपुड़ा माउंटेन रेंज एक दूसरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, और वो सातपुड़ा माउंटेन रेंज हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट से जाती हुई नॉर्थ पार्ट से महाराष्ट्र से गुजरती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को डिवाइड करती है। तो ऐसे सातपुड़ा माउंटेन में जो फोर्ट्स है उस पर एक मैंने किताब लिखी थी 2007 में, तो वो किताब का यहाँ पे आपको फोटो दिखेगा। तो उसमें कुछ किले हैं, लेकिन अभी पूरे विदर्भ में जो किले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी जानकारी अगले कुछ स्लाइड से अपन लेंगे। सातपुड़ा माउंटेन रेंज ऐसी दिखती है और वो एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। बायोडायवर्सिटी के रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कई प्रोजेक्ट टाइगर है, जैसा मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है, आपने सुना होगा कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र लोकेटेड इन सातपुड़ा माउंटेन रेंज, और वो अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सातपुड़ा पर्वत माउंटेन रेंज में जो फोर्ट्स है उसमें इम्पोर्टेंट जो फोर्ट है वो यहाँ पे आपको ये गूगल मैप पे मैंने कुछ दिखाने का ट्राई किया है। ये सातपुड़ा माउंटेन रेंज है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, मध्य प्रदेश में उस साइड में एक अशीरगढ़ नाम का बुरहानपुर के पास बहुत अच्छा एक फोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फोर्ट है। उसके अलावा महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये जो फोर्ट दिख रहे हैं, ये पूरी रेंज एक फोर्ट की सातपुड़ा रेंज में है, जिसमें पहला फोर्ट जो दिखता है वो जलगांव जामोद गांव के पास मैलगढ़ है, उसके बाद पिपलडोल है, उसके बाद भैरवगढ़ है, नरनाला किला है जो मेलघाट टाइगर रिजर्व में आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल किला है। उसके बाद गाविलगढ़ एक इम्पोर्टेंट किला है जो विदर्भ की कभी कैपिटल हुआ करता था। ऐसा गाविलगढ़ किला मेलघाट टाइगर रिजर्व के बाजू में, जो चिखलदरा एक हिल स्टेशन है उसके बाजू में गाविलगढ़ किला है। उसके बाद जिलपी आमनेर किला है। तो ऐसे 6-7 किले सातपुड़ा माउंटेन रेंज में मेलघाट टाइगर रिजर्व के इलाके में पाए जाते हैं। तो उसमें जो पहला किला है मैलगढ़ का, मैलगढ़ फोर्ट जिसे बोलते हैं, तो ये फोर्ट का एक इम्पोर्टेंट है कि उसमें बहुत सारी केव्स है किले में बनाई है, और ये केव्स को अगर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी केव लगती है, यानी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी केव होंगी। किला हालांकि ये 18वीं सेंचुरी में बनाया है, लेकिन वो किले पर जो केव है, जो लेनी बोलते हैं उसको, तो लेनी जो है वो बहुत पुरानी लेनी है, करीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। और दूसरा ये किले का इम्पोर्टेंट ऐसा है कि ये पत्थर में ये किले का नक्शा खुदवाया है, यानी नक्शा बनवाया है पत्थर में, और वो नक्शा देख के वो किला आगे बनाया होगा या बनाने का प्लान होगा। तो किले का नक्शा किले पर पत्थर में जो बनाया है ऐसा कहीं ज्यादा नहीं पाया जाता, तो ये किले में पाया जाता है। छोटा सा फोर्ट है जिसका नाम है मैलगढ़, और ये विदर्भ के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद दूसरा जो फोर्ट दिख रहा है माउंटेन के टॉप पे, इसका नाम है पिपलडोल किला। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व का जो एक सेंचुरी है, अंबाबरवा सेंचुरी, ये सेंचुरी के बीच में ये किला है, और अभी ये सेंचुरी को प्रोटेक्शन मिल गया, इसकी वजह से ये किले का भी थोड़ा प्रोटेक्शन हो रहा है। और ये चढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट किला होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा कोई लोग जाते नहीं है। तो ये पिपलडोल किला, इसकी हालात अभी इतनी अच्छी नहीं है। उसके पूरे जो भी मेन गेट है वो कोलैप्स हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं, उसका छत गिर गया है। और ये किले का दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये जो है साइड है, उस पर पानी के बड़े बड़े टंके यानी तालाब खुदवाए हैं पत्थर में, तो साल भर पानी रहना चाहिए इतने टॉप पे, इसलिए पत्थर में तालाब छोटे छोटे पानी के बनवाया है ये किले में। उसके बाद और एक छोटा सा किला है जो 18वीं सेंचुरी में बनवाया है, नागपुर के जो भोसले थे उनके पीरियड में ये किला बनाया है, और ये ईंटों का किला है, गढ़ी जैसा किला है। और ये 2 रिवर के बीच को वाला जो पार्ट है, ये गूगल इमेज में आप देखेंगे कि इधर से एक रिवर आ रही है और उसका एक दूसरा छोटा रिवर का एक स्ट्रीम जो है दूसरे साइड से आता है, और ये बीच के ट्रायंगल में ये किला वारिका भैरवगढ़ बनवाया गया है। उसके बाद नरनाला किला जो विदर्भ का एक इम्पोर्टेंट किला है और मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच में आता है। नरनाला किला आज एक सेंचुरी भी है, मेलघाट टाइगर रिजर्व में जो भी सेंचुरी है उसमें की एक सेंचुरी नरनाला किला नाम से है। और नरनाला किला करीबन 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये 12 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो 1997 में सेंचुरी डिक्लेयर किया है, और वो बाद में मेलघाट टाइगर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है।
तो यहाँ पे आज किले पे टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन किले पे मेलघाट टाइगर रिजर्व होने की वजह से टाइगर का भी दर्शन यहाँ पे होता है। ऐसा ये इम्पोर्टेंट किला है। और ये किले का और एक इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो है इसका मेन गेट, महाद्वार जिसे बोलेंगे। इसका नाम जो है महाकाली दरवाजा इसे बोलते हैं। बहुत सुंदर कंस्ट्रक्शन इस गेट का है। और महाकाली दरवाजा नरनाला का सबसे बड़ा, सबसे मेन अट्रैक्शन कह सकते हैं। ये किले का अगर गूगल इमेज में अपन देखेंगे तो इस पर बहुत सारे तालाब आपको दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पर 52 यानी 52 तालाब थे। अभी भी ये किले पर 20 तालाब आपको मिलते हैं और ये समर में भी उसमें पानी रहता है। एक इस किले का इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। नरनाला किला पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग है, अलग अलग पर्पज से बांधी है। जो बीच में अंबर महल जो दिख रहा है, ये बहुत बड़ा मीटिंग हॉल जैसा एक हॉल है। उसके बाद एक मॉस्क है, शाही मस्जिद जिसे जाना जाता है, ये मॉस्क है। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज है अंदर जमीन में, जिसमें अनाज रखते होंगे। तो ऐसा स्टोरेज भी आज इस पर है। और बहुत बड़ी साइज की कैनन यानी तोप ये किले पे है। इसकी लंबाई करीबन 21 फुट इतनी है और उसका जो सर्कल है, घेर है, वो 2.5 मीटर इतना है। और सबसे बड़ी विदर्भ में जो तोप है, कैनन है, ये नवगस तोप नाम से जानी जाती है और ये नरनाला किला पे है। इसके बहुत सारे इस पर ये तोप किसने बनवाई, इसका इंस्क्रिप्शन भी ये धातु के लोहे के तोप पे बनवाया गया है। ये तोप का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और एक किला जो मेलघाट टाइगर रिजर्व के लग के आता है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, उसका नाम है आमनेर फोर्ट। ये आमनेर फोर्ट 2 रिवर के बीच में जो ट्रायंगल बना है, वो ट्रायंगल में ये आमनेर फोर्ट छोटा सा किला है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जो डिवाइड करती है तापी रिवर, और दूसरी रिवर जो आती है गाड़गा, ये मेलघाट से आती है। और गाड़गा और तापी का जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वो उसके बीच में ट्रायंगल पे ये आमनेर फोर्ट बनवाया गया है। इसे कैसल के पर्पज से भी बनवाया होगा, यानी समर में यहाँ पे रहने के लिए अच्छा निवास व्यवस्था वहाँ पे रही होंगी। तो ये कैसल भी कह सकते हैं या फोर्ट कह सकते हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट किला जो विदर्भ में है, वो है गाविलगढ़ किला। मेलघाट टाइगर रिजर्व को लग के चिकलदरा नाम का एक हिल स्टेशन है। चिकलदरा हिल स्टेशन के पास एक गाविलगढ़ किला है। करीबन 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये किला जो है, ये स्लाइड में जो अभी दिख रहा है, फोटो में जो दिख रहा है, ये किले का आउटर फोर्ट है। इसका नाम है मछली दरवाजा। और उसके बाद अंदर मेन फोर्ट है। मेन फोर्ट में आज भी बहुत सारे 4-5 मेन गेट है, यानी प्रवेश द्वार है। और उसके बाद अंदर कुछ मॉस्क, तालाब और कैनन्स रखी हुई आज भी अपने को देखने को मिलती है। तो ये गाविलगढ़ फोर्ट का शार्दुल गेट है। और ये शार्दुल गेट पर जो ऊपर कुछ चिन्ह बनाए हैं, ये बीजापुर साम्राज्य के चिन्ह बनाए हैं। और ये बीजापुर के साम्राज्य के चिन्ह यहाँ पे क्यों आए, ये हिस्टोरियन के लिए एक क्वेश्चन है। यानी ये गाविलगढ़ किला कभी विदर्भ की कैपिटल यानी राजधानी था इमाद शाही के जमाने में। जब इमाद शाही करीबन 90 साल यहाँ पे विदर्भ में इमाद शाही का साम्राज्य था, तब ये गाविलगढ़ फोर्ट जो है, वो गाविलगढ़ फोर्ट और गाविलगढ़ फोर्ट के नीचे जो अचलपुर नाम का सिटी है, वो यहाँ की राजधानी हुआ करता था। ये फोर्ट का अगर गूगल मैप अपन देखेंगे तो हिली टेरेन पे ये फोर्ट बनवाया है। और उसके ऊपर कुछ तालाब है, क्योंकि किले में अगर रहना है तो साल भर पानी वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है, इसलिए तालाब किले पे बनवाए हैं। और आज भी समर में भी इसमें पानी रहता है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं। ये किला 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो ऊपर का दिख रहा है, ये मेन फोर्ट है। और उसके बाद जो बाद में कंस्ट्रक्ट किया है, वो उसका आउटर फोर्ट है, जो चिकलदरा के साइड में आता है। उस पर एक बड़ी सी मस्जिद है, जो 15वीं सेंचुरी में बनवाई गई है। बहुत बड़ी मस्जिद है, जिस पर ये जो घुमट दिख रहा है आपको, ये 21 घुमट की मस्जिद थी, लेकिन अभी 7 घुमट जो है वो गिर चुके हैं। अभी 14 घुमट की मस्जिद बहुत बड़ा
एरिया है इसका। तो ये एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कह सकते हैं गाविलगढ़ किले की। गाविलगढ़ पर आज भी 7 तोप दिखती है, अपने को देख सकते हैं अपन। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि गाविलगढ़ में ब्रिटिश और मराठा का 1803 में 1803 में एक युद्ध बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, और उसमें ब्रिटिशों ने ये युद्ध जीता था 15 दिसंबर 1803, यानी 1803 में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध ब्रिटिशों के लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि उनको फिर विदर्भ या फिर भोसले इन पर कब्जा किया उन्होंने, उनके साम्राज्य पर, भोसले के। और ये इम्पोर्टेंट ब्रिटिशों के लिए इसलिए है क्योंकि इस पर यूरोप में एक नॉवेल लिखी गई है जिसका नाम है शार्प फोर्ट्रेस। कर्नल कॉर्नवेल की ये नॉवेल मोस्ट पॉपुलर बुक यूरोप में और अमेरिका में है। और ये किले पर जो बैटल हुआ था 1803 में, युद्ध हुआ था, उससे रिलेटेड ये नॉवेल जो है ये यूरोप में बेस्ट सेलर बुक है। और कई सारी किताबें ये किले के जो 1803 का युद्ध है उस पर हुआ है। सातपुड़ा पर्वतरांग के जो किले है वो अपन देख रहे हैं। और ये सातपुड़ा के अंदर इम्पोर्टेंट जो फोर्ट्स है वो गाविलगढ़ के बारे में मैंने अभी बताया, नरनाड़ा बताया, जिलपी आमनेर बताया। और चौथा जो फोर्ट है वो अशीरगढ़ है, वो मध्य प्रदेश में है, बरहानपुर के पास। तो ये 4 फोर्ट जो है ये इसीलिए सातपुड़ा में है कि नॉर्थ इंडिया से जो महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में जो आक्रमण होते थे उस पर नजर रखने के लिए ये किलों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये गूगल मैप में कि ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश में बरहानपुर है, इधर अचलपुर और गाविलगढ़ और नरनाड़ा, ये 4 किले सातपुड़ा पर्वतरांग में बसे है। सातपुड़ा पर्वतरांग के जो गाविलगढ़ फोर्ट है वो गाविलगढ़ के फोर्ट के नीचे अचलपुर नाम का एक हिस्टोरिकल सिटी है जो विदर्भ की राजधानी, मैंने पहले ही बोला है कि विदर्भ का कैपिटल था। वो अचलपुर सिटी में भी एक लैंड फोर्ट है, यानी भूईकोट किला है। अचलपुर सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 18th सेंचुरी में अचलपुर में एक किला बनवाया गया। तो ये किला आज भी, इसका जो परकोट है यानी वॉल है, फोर्ट वॉल, वो 5 किलोमीटर लंबी की वॉल है और कई सारे 52 उसको बेस्टन है, बुरुज है, और करीबन 6 एंट्रेंस गेट है, यानी दरवाजे है, प्रवेश द्वार है। तो ये अचलपुर का फोर्ट आज आपने दिल्ली का लाल किला देखा होगा, वो दिल्ली के लाल किले जैसा ये अचलपुर का फोर्ट है। और अचलपुर में कई सारी जो डायनेस्टी ने रूल किया, तो एक हिमादशाही डायनेस्टी जो थी, जब हिमादशाही में अचलपुर कैपिटल था, तो उस डायनेस्टी के दरमियान अचलपुर के बाहर ये हाउस कटोरा नाम का एक बिल्डिंग बनवाया गया है। ये तालाब के बीच में बनवाया गया 3 मंजिला बिल्डिंग है। और समर के टाइम में यहाँ पे मीटिंग करने के लिए या फिर बैठने के लिए ये बिल्डिंग बनवाया गया था। आज भी ये 1414 सेंचुरी में जो बनाया है, आज भी 600-700 साल बाद ये मौजूद है। और आज लेकिन इसमें ये तालाब जो है सूखा है, इसमें पानी रहता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन उस जमाने का है। जयपुर जो एक राजस्थान जो एक अपने भारत का राज्य है, वहाँ जयपुर और उसके आजू बाजू में राजस्थान में बहुत सारे किले हैं। और जयपुर के राजा मानसिंह, ये नाम हिस्ट्री में तो सब लोगों को पता ही है। तो राजा मानसिंह जब महाराष्ट्र में अहमदनगर के युद्ध के लिए आए, तो उसके बाद वो अचलपुर में रुके और अचलपुर में उनका देहांत हो गया। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में का एक इवेंट है जो अचलपुर के साथ जुड़ा हुआ है। हिज हाइनेस राजा मानसिंह जो है जयपुर के राजा थे, और उनका देहांत अचलपुर में हुआ। तो उनका जो सिनेटॉप है, यानी स्मृति स्थल जैसे बोलेंगे, तो सिनेटॉप अचलपुर में आज मौजूद है। उसके बाद जयपुर घराने के दूसरे जो राजा है मिर्जा राजे जयसिंह, उनका देहांत सातपुड़ा के ऊपर जो मैंने बरहानपुर किला बरहानपुर गांव बताया है, बरहानपुर में उनका देहांत हुआ था। और बरहानपुर में उनकी समाधि ये जो दिख रही है आपको, तो मिर्जा राजा जयसिंह की समाधि बरहानपुर में है। यानी जयपुर के जो 2 मेन राजा थे, राजा मानसिंह और राजा जयसिंह,
उनके जो देहांत हुआ और उनकी समाधि है, सेनोटॉप है, वो सातपुड़ा पर्वतरांग के नॉर्थ में एक बुरहानपुर में और साउथ में एक अचलपुर में है। ये जयपुर से कनेक्शन है महाराष्ट्र का, अचलपुर का या सातपुड़ा पर्वत माउंटेन का। अचलपुर में जो फोर्ट बनवाया है वो नवाब अचलपुर के थे, उन्होंने बनवाया है। और नवाब घराने का जो उदय हुआ 1764 में, और इस्माइल खान पन्नी ने ये जो पहला नवाब था उसने ये अचलपुर का लैंड फोर्ट यानी भुईकोट किला बनाया है। ये भुईकोट किले के जो आपको परकोट दिख रहा है यानी वॉल, फोर्ट वॉल दिख रही है, ये करीबन 5 किलोमीटर लंबी की फोर्ट वॉल है और उसमें कई सारे बेस्टन यानी बुरुज है, कई सारे गेट है। ये जो दूल्हा दरवाजा है, ये दूल्हा दरवाजा के अंदर आपको एक टावर जैसा दिखेगा। ये उस जमाने का वाटर सप्लाई सिस्टम था। तो ये ब्रिटिश पीरियड का एक पिक्चर है वही दूल्हा दरवाजा का, और उसके अंदर भी वो वाटर सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो ये दिख रहा है टावर, उससे जो नजदीक की रिवर थी वहां से पानी पूरे शहर में उस जमाने में 600 साल पहले लाया गया था और पूरे अचलपुर सिटी में वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के लिए होता था। इस तरह से ये सिटी का तब कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये अचलपुर के कुछ अलग अलग एंट्रेंस गेट यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके बाद अमरावती जो है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, विदर्भ में इम्पोर्टेंट सिटी है और अमरावती से मैं हूँ। और अमरावती में भी एक लैंड फोर्ट यानी भुईकोट किला है। ये भुईकोट किला जो है करीबन 3 किलोमीटर लंबाई का उसका परकोट है और कई 4 उसको मेन गेट है और कुछ स्मॉल गेट है जिसको खिड़कियां बोलते हैं। ऐसा ये किला आज अमरावती में मौजूद है। ऐसा उसका जो परकोट है और बुरुज है, इस तरह से अमरावती के फोर्ट के बुरुज और परकोट दिखते हैं। उसके बाद विदर्भ में एक इम्पोर्टेंट मुगल साम्राज्य में एक इम्पोर्टेंट शहर हुआ करता था जिसका नाम है बाड़ापुर। तो बाड़ापुर में भी एक किला बंधा हुआ है। ये किला मुगल साम्राज्य में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था। ये किले का लोकेशन अगर देखेंगे तो 2 रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है। ऐसे बहुत सारे किले विदर्भ में है जो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बंधे हैं। ये 2 रिवर है, एक मन नदी और मन रिवर एंड महिषी रिवर। ये 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस के बीच में ये किला कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और मुगल साम्राज्य में इसका बहुत सारा यानी इम्पोर्टेंट था। बाड़ापुर में एक मिर्जा राजे जयसिंह की छतरी नाम का एक कंस्ट्रक्शन है, इमारत है, बिल्डिंग है। ऐसा कहा जाता है कि मिर्जा राजे जयसिंह जब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तह करने के लिए आए थे तब उन्होंने ये बाड़ापुर में बनवाया था। बाड़ापुर किले का जो एक बहुत ही बड़ा फर्स्ट मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद बाड़ापुर के लग के अकोला एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। तो अकोला में भी एक असदगढ़ नाम का फोर्ट है और मोरना रिवर, ये इधर से रिवर जा रही है और मोरना रिवर के लग के ये किला है जिसका नाम है असदगढ़ फोर्ट। तो ये किला भी मुगल साम्राज्य में, मुगल पीरियड में इम्पोर्टेंट किला था। उसके बाद देऊळघाट बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक लैंड फोर्ट है। ये भी मुगल साम्राज्य में कंस्ट्रक्ट किया हुआ किला है। उसके बाद गोंधनापुर में एक छोटा सा किला या गढ़ी है जो नागपुरकर भोसले थे, नागपुर के भोसले, उनके जमाने में बनवाया गया ये किला या गढ़ी बोलेंगे, उसका नाम है गोंधनापुर किला। नागपुर जो विदर्भ का कैपिटल बोलते हैं, विदर्भ का एक इम्पोर्टेंट सिटी जो है नागपुर, तो नागपुर के पास नगरधन नाम का एक किला है, बहुत अच्छा किला है। और नागपुर के अंदर कई सारे पुराने किले हैं जिसका नाम है सीताबर्डी किला, महाल किला, नगरधन किला और आमनेर नाम का और एक जलालखेड़े के पास किला है। तो ऐसे 4-5 किले नागपुर के आजू बाजू में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसके बाद चंद्रपुर, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के लिए जो फेमस है, वो चंद्रपुर शहर में कई सारे किले हैं। उसमें मानिकगढ़ एक माउंटेन फोर्ट है, यानी गिरिदुर्ग है, जंगल में है, पहाड़ी पे है। तो ये मानिकगढ़ किला एक इम्पोर्टेंट किला चंद्रपुर का है। और उसके बाद चंद्रपुर सिटी में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में भद्रावती नाम का एक शहर है। वहां पे मुगलों के भी पहले, यादव साम्राज्य के भी पहले, गोंड साम्राज्य के भी पहले करीबन
8 या 9 सेंचुरी में ये किला बंधा है, उसका नाम है भद्रावती फोर्ट। भद्रावती शहर में इसलिए उसको भद्रावती फोर्ट नाम से जाना जाता है। ये लैंड फोर्ट है। ये लैंड फोर्ट में अंदर अगर गए तो उसके बाद उसमें एक वेल यानी कुआं दिखता है, जो जहां से जिसको 3-4 साइड से अपन कुएं में अंदर उतर सकते हैं। बहुत अच्छा कुआं ये किले में है। उसके बाद चंद्रपुर जो सिटी है, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो चंद्रपुर सिटी में बहुत अच्छा किला लैंड फोर्ट है, भुईकोट किला है, जिस किले का परकोट करीबन 11 किलोमीटर लंबाई का है और इसमें इंपॉर्टेंट 4-5 गेट है और 11 किलोमीटर का जो वॉल है उसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किले के अंदर आज भी कुछ बहुत सारी इमारत है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, इस तरह के बुरुज इसको आज भी है। चंद्रपुर के बाद जो और एक डिस्ट्रिक्ट है भंडारा डिस्ट्रिक्ट। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में भी दो किले हैं, एक है पौनिका किला और एक सहनगढ़ी फोर्ट। ये 2 किले भंडारा डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट किले हैं। ये पौनिका फोर्ट है जो वैसे तो पुराना किला है, लेकिन उसका ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखता है ये करीबन 16वें या 17वें सेंचुरी में हुआ है। उसके बाद गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है। जंगल की वजह से वहाँ पे ज्यादा कोई लोग जाते नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ किले है, जैसा टिपागढ़। ये किले से 500 किले हैं और उसमें के कुछ किले इंपॉर्टेंट है, कुछ किले आज भी देखने लायक है, कुछ किले आज ढह चुके हैं। उसमें अलग अलग टाइप के किले हैं, समुद्र में किले हैं, सी फोर्ट है, लैंड फोर्ट है, माउंटेन फोर्ट है। ऐसे ये किले जो है, ये किले महाराष्ट्र की पहचान है और छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की वजह से वो किलों का जो इम्पोर्टेंट है और ज्यादा है। तो इस तरह से महाराष्ट्र का जो किले का जो कल्चर है उसका थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी था, मैं किलों पे काम करता हूँ, तो जो भी जानकारी था वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। हालांकि मैं ये जो लेक्चर देता हूँ मराठी में देता हूँ, लेकिन आज उड़ीसा से बहुत सारे पार्टिसिपेंट होने की वजह से मुझे थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ा और हिंदी में इतनी कमांड न होने की वजह से मेरे से कुछ हिंदी बोलने में बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, तो उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ और मेरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू गार्गी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर किलों के बारे में जानकारी देने के लिए, और बहुत ही अद्भुत तरीके से ये किले बांधे गए हैं और मुझे खुद, मैं महाराष्ट्र में रह के मुझे पहले बार इतना सब पता चला किलों के बारे में। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी सदस्य हैं यहाँ महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों, आप सबको किलों के बारे में कितने प्रकार कैसे सब जानकारी मिली होगी। सो आप सभी को एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्योंकि 8 बज चुके हैं तो हम और 10-15 मिनट तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और आप, अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं सर को वो प्रश्न दिखा दूंगी। ठीक है। हेलो। हेलो, may I ask question? Yes, sir. You can ask. Okay. Dr. Jain sir, that's a very good presentation by you. और आप बोल रहा था कि हिंदी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। that we have to proud of it. हमें इस पे गर्व होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। यस बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो ऐसा कोई एक बड़ा सा इशू हो गया। नो सर, इट्स ओके। आपने बहुत अच्छा था। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आपने जितना भी ये किलों के बारे में और ये सब बताया है, तो इसके रिगार्डिंग एक्चुअली मैं फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग टीचिंग प्रोफेशन में हूँ यहाँ पे देहरादून में। ओके। तो जस्ट आई वांट टू आस्क नो अबाउट इट। मींस आप यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स के कंजर्वेशन के रिलेशन में बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन में,
हाँ। तो साथ साथ इसके मतलब प्लांट और एनिमल्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स है उसके साथ साथ, आई वांट टू नो दैट। हाँ। महाराष्ट्र में जो किलों का कंजर्वेशन है वो अभी गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे किलों का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से उसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। लेकिन आपने जी जैसा जी बोला है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कंजर्वेशन के कुछ इश्यूज है या कुछ उस पर काम हो रहा है क्या? डेफिनेटली। जी जी जैसा मैंने बताया जी कि सातपुड़ा फोर्ट में जो सातपुड़ा माउंटेन में जो फोर्ट्स है, तो उसमें जी जंगल भी है और वाइल्ड लाइफ भी है। जैसा नरनाड़ा किला एक सेंचुरी है, गाविलगढ़ जी जी फोर्ट सेंचुरी को लग के है और टाइगर प्रोजेक्ट को लग के है। वहाँ पे वाइल्ड ओके एनिमल भी दिखते हैं, वहाँ पे वो घूमते हैं। तो सेंचुरी होने की वजह से उसको प्रोटेक्शन है। और आजकल क्या हो रहा है कि अवेयरनेस भी बढ़ रहा है लोगों में। तो यस वहाँ सर। का वाइल्ड लाइफ स्टडी या बायोडायवर्सिटी स्टडी, वहाँ के वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड कोई जानकारी, ऐसा भी काम फोर्ट से रिलेटेड जो काम करते हैं वो वाइल्ड लाइफ और बर्ड इसके रिलेटेड भी काम करते हैं और उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रहा है। इसलिए वो उसका कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या फिर कोई एनजीओ वो भी काम जी होता है यहाँ पे। यस सर, यस सर। जी सर, बहुत अच्छा पहल है आपका एक्चुअली सर। ये जो आपने अवेयरनेस बोला है, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली ना। हाँ, ये बेसिकली तो सबसे अवेयरनेस बढ़िया होना है, बहुत सबसे जरूरी है। इम्पोर्टेंट पार्ट है। अवेयरनेस होना जरूरी है। जब तक लोगों में अवेयरनेस होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। जी सर बिल्कुल, अवेयरनेस जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों के बीच तब तक, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारा कंजर्वेशन का बात करता है अपनी थ्योरी सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में और फॉरेस्ट्री के जितने सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली कंजर्वेशन वो अपने स्टेप से कैसे कर सकता है लोकल लेवल पे। हाँ वो इम्पोर्टेंट है कि यस सर। अवेयरनेस अगर रहा तो कोई भी इश्यू है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी दे सकते हैं या जी फिर कोई जी एनजीओ को जानकारी दे सकते हैं और वो अगला स्टेप ले सकते हैं। इसलिए लोगों जी से जी इंफॉर्मेशन लेना, उनमें अवेयरनेस करना जरूरी है। और वो यस सर। महाराष्ट्र में बहुत सारे सेक्टर में हो रहा है। जैसा वाइल्ड लाइफ होगा, फिर फोर्ट कंजर्वेशन जी होगा, उसमें जी बहुत सारा अवेयरनेस और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है आज। जी जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। उदयनाथ जी ने हैंड रेज किया है। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, उदयनाथ जी। और एक क्वेश्चन आया है उपेंद्र जोशी जी से कि व्हाट प्रिवेंट्स रीबिल्डिंग ऑफ पार्शियली डिस्ट्रॉयड फोर्ट्स, मतलब पहले के जो पार्शियली डिस्ट्रॉयड फोर्ट्स हैं उनको क्या प्रिवेंट कर रहा है वापस बनाने से? अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से बहुत सारे किलों का रिकंस्ट्रक्शन या रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। उसमें जो जो भी पार्ट यानी डिमोलिश हो गया है उसको फिर से बनाने का काम बहुत सारे फोर्स में अभी चल रहा है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी कई सारे जगह पे ये कंस्ट्रक्शन का या रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। एकदम स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था कि आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो हम हमारे राज्य में एनवायरमेंटलिस्ट होने क्या कर सकते हैं, हम थोड़े कुछ जानकारी अगर आप दे सकते हैं तो। ये काफी ब्रॉड क्वेश्चन है, बट हाउ कैन एनवायरमेंटलिस्ट हेल्प देयर स्टेट, शायद लोगों के तरफ से वो क्या कर सकते हैं वो पूछ रहे हैं। एनवायरमेंट में काम करना है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम अगर करना है तो पहले तो आपको थोड़ा कोई एनजीओ के साथ जुड़ के या फिर कोई अपना ग्रुप बना के काम कर शुरू कर सकते हैं, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। पहले तो थोड़ी जानकारी लेना है कि मैं एक्चुअली कौन से सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, कौन से एरिया में काम करना चाहता हूँ। तो ये अगर तय हो गया तो उसके बाद उस तरह से काम करने वाले एनजीओ के साथ जुड़ के एनवायरमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं और वो करना जरूरी भी है। हर एक अपना सिटीजन जो है उन्होंने एनवायरमेंट से रिलेटेड जागरूक होके कुछ ना कुछ अपने एरिया में, ज्यादा कुछ नहीं लेकिन अपने आजू बाजू के एरिया में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, बर्ड कंजर्वेशन है, या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन है। यानी इतना भी कर सकते हैं कि अपने घर में जो अपन
प्लास्टिक कैरी बैग का यूज कर सके, उसको अवॉइड कर सके, इतनी छोटी छोटी बातें करके भी अपन एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी, क्योंकि और क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। हाँ। यहाँ लिखा है प्लीज नेम 1 और 2 बुक्स इन इंग्लिश जो फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर है तो। इंग्लिश में तो मुझे जानकारी नहीं है कोई किताब की, लेकिन किताब है, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने कोई रेफर इंग्लिश बुक नहीं किया है। मराठी में बहुत सारे किताब फोर्ट्स पे, महाराष्ट्र के फोर्ट्स पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सर। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं अभी के लिए, और तो क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन में आने के लिए और आज का जो वेबिनार है वो अटेंड करने के लिए। तो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर नंदकिशोर जी ने 2 लिंक शेयर किए हैं चैट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए डॉक्टर जयंत वड़तकर के बारे में या फिर हमारे BNHS एनविस के बारे में, तो आप ये लिंक्स पे क्लिक करके और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। अभी नंदकिशोर जी आपको कुछ बोलना है सर? हाँ, थैंक यू डॉक्टर जयंत वड़तकर सर। एक्चुअली सर के बारे में गार्गी ने तो इंफॉर्मेशन दी थी, बट मैं 2-3 चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि सर इज लाइक अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, क्योंकि उनकी PhD बटरफ्लाई में हुई है। उन्हें बर्ड एक्सपर्ट करके महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में जाना जाता है और फूड्स पे इंटरेस्ट से वो काम करते हैं। और उनका जो मैंने जो लिंक शेयर की है ये उनकी यूट्यूब चैनल की लिंक है। आप इस यूट्यूब चैनल लिंक थ्रू जो महाराष्ट्र के जो अलग अलग एरिया पे जहाँ सर जा चुके हैं वहाँ पे उन्होंने वीडियो शूट करके उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना के उन्होंने वो यूट्यूब पे अपलोड की है। तो आपको अगर और फोर्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वो यूट्यूब लिंक क्लिक कर सकते हो और वो थ्रू यूट्यूब लिंक आप उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो थैंक यू वड़तकर सर वंस अगेन फॉर वेलकम for this wonderful session. Thank you, sir. Thank you. Thanks to you also for giving me opportunity. थैंक यू सर। Thank you. तो आज हम हमारा ये वेबिनार यही समाप्त करते हैं और आप सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।